हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थिंक एजुकेशन 24 में। तो आज जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं एसएससी जीडी का जो एग्जाम हुआ है उसका जो एनालिसिस है तो उसको लेकर। ठीक है, तो एनालिसिस हम देखेंगे जल्दी से क्या है पूरा टोटल एनालिसिस। ठीक है, तो देखते हैं, शुरू करते हैं। हमने पहले लिए हैं जीएस के क्वेश्चन। तो जीएस के क्वेश्चन क्या क्या है। ठीक है, तो जीएस का पहला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 75 में क्या है। अनुच्छेद 75 आया था, आर्टिकल 75, तो इसमें क्या है, इसमें है मंत्री परिषद। आर्टिकल 75 में क्या है, मंत्री परिषद। फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये सेकंड क्वेश्चन है। फीफा का हेडक्वार्टर तो ये है ज्यूरिख में। ठीक है, ज्यूरिख कहाँ पर है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड ज्यूरिख में। ठीक है, स्विट्जरलैंड ज्यूरिख में। ठीक है, चीन की दीवार किसने बनवाई थी, तो सी हुआंगटी नाम के एक व्यक्ति थे। ठीक है, हुआंगटी, उन्होंने क्या बनवाई थी, ये चीन की दीवार बनवाई थी। सी हुआंगटी नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने चीन की दीवार क्या थी, बनवाई थी। चौथा क्वेश्चन है, पहली महिला राज्यपाल। आप जानते ही हैं पहली महिला राज्यपाल जो थी वो कौन थी, सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू पहली महिला राज्यपाल कहाँ की थी, उत्तर प्रदेश की। ठीक है, यूपी की है सरोजनी नायडू पहली महिला राज्यपाल। जीएसटी विधेयक कौन सा था, जीएसटी विधेयक की बात कर लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि जीएसटी विधेयक कौन से नंबर का था, तो जीएसटी जो विधेयक था वो 122वां विधेयक था। कौन सा विधेयक था, 122वां, जो 101वां क्या बना था, संविधान संशोधन अधिनियम बन गया था, संविधान संशोधन। ठीक है, संविधान संशोधन जो हुआ था वो 101वां हुआ था और विधेयक जो था वो 122वां था। संवेग की इकाई क्या है, संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान होता है किलोग्राम और वेग होता है, किलोग्राम और वेग होता है मीटर प्रति सेकंड। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगी, इसकी इकाई हो जाएगी संवेग की। फिर अगला सातवां क्वेश्चन है, सातवें क्वेश्चन को देखते हैं हम। 2000 के नोट पर किसका चिन्ह होता है, तो 2000 का नोट आपने देखा होगा। तो अब जो नया वाला आया है 2000 का नोट, उस पर किसका चिन्ह है, तो उस पर मंगलयान का चिन्ह है। ठीक है, मंगलयान बना हुआ है, तो मंगलयान इसका क्या हो जाएगा, ठीक आंसर है। विराट कोहली क्रिकेट ऑफ द ईयर कब बने थे, तो उसमें ऑप्शन दिए हुए थे। तो विराट कोहली क्रिकेट ऑफ द ईयर बने थे 2018 के अंदर। ठीक है, तो विराट कोहली क्रिकेट ऑफ द ईयर कब बना है, 2018। श्रीलंका की राजधानी तुम्हें पता ही है, श्रीलंका की राजधानी है जय वर्धनपुरम कोट्टे। ठीक है, ये श्रीलंका की नई नई राजधानी है जयवर्धनपुरम कोट्टे। अब आगे बात कर लेते हैं बौद्ध धर्म का प्रथम उपदेश। बौद्ध धर्म में जो प्रथम उपदेश दिया गया था वो कौन सी जगह पर दिया गया था, तो बौद्ध धर्म का प्रथम उपदेश है सारनाथ में। ठीक है, तो ये है 10 क्वेश्चन। देखते हैं आगे और क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें हम मैथ रीजनिंग सभी क्वेश्चन कराएंगे, तो पूरा देखेंगे आगे तक। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है अगले क्वेश्चन। तो 11वां क्वेश्चन है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है। तो विश्व खुशहाली रैंक रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या, आपको पता होगा कितनी है, 136, 136वीं रैंक है। अगर हम फर्स्ट रैंक की बात करें तो फर्स्ट जो रैंक है वो फिनलैंड की है। ठीक है, ये भारत की रैंक कितनी है, भारत की रैंक है 136वीं, तो भारत की रैंक इसमें पूछी गई थी। नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है, नेपाल का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। ठीक है, नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है, वॉलीबॉल। अब आगे देखते हैं 13वां क्वेश्चन है आईपीएल का विजेता कौन है इस बार का। तो आईपीएल जो जीता है इस बार वो किसने जीता है, तो इस बार जो जीता है आईपीएल वो जीता है गुजरात टाइटंस ने। ठीक है, गुजरात टाइटंस ने इस बार जो है आईपीएल जीता है। आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद में है, तो आकस्मिक निधि जो है किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल नंबर 267, 267 में आर्टिकल में क्या है, आकस्मिक निधि है। ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। 15वां क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था, तो सन 1761 में पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था वो हुआ था। ठीक है, 1761। अगला क्वेश्चन है 16वां की पीला ग्रह, पीला ग्रह किसे कहते हैं, तो पीला ग्रह किसे कहते हैं, तो बृहस्पति जो है, बृहस्पति उसको हम क्या बोलते हैं, पीला ग्रह बोलते हैं। ठीक है, तो बृहस्पति को क्या बोलते हैं, पीला ग्रह बोलते हैं। आगे पलामू वन अभ्यारण्य, पलामू वन अभ्यारण्य कहाँ पर है, 17वां क्वेश्चन है पलामू वन अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो पलामू वन अभ्यारण्य जो है वो झारखंड के अंदर है। ठीक है, पलामू वन अभ्यारण्य झारखंड के अंदर है। आगे है कालबेलिया एमूल सांस्कृतिक विरासत स्थल कहाँ पर है, जिसे विश्व विरासत स्थल में भी शामिल किया गया है अभी फिलहाल में। तो कालबेलिया एमूल सांस्कृतिक स्थल जो है हमारा वो कहाँ पर है, वो राजस्थान के अंदर है। ठीक है,
तो ये है राजस्थान के अंदर कालबेलिया अमूल सांस्कृतिक विरासत स्थल। आगे यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है, तो अभी पता ही होगा, यूक्रेन के तो बड़े चर्चा में रहे थे, यूक्रेन और रूस के राष्ट्रपति। ठीक है, तो यूक्रेन के कौन है, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की। ठीक है, और जो रूस के राष्ट्रपति हैं वो भी पूछा जा सकता है, तो जो रूस के हैं वो व्लादिमीर पुतिन है। आपको पता होगा, बार वॉर चला था अभी वहां पर। और आगे लास्ट क्वेश्चन है 21, नीली क्रांति। नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो ये मत्स्य पालन से संबंधित है। ठीक है, मत्स्य से संबंधित है, मछली से। ठीक है, तो ये जीएस के 20 क्वेश्चन है। आगे हम देखते हैं मैथ के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन। ठीक है, बने रहिए लास्ट में। आगे मैथ के क्वेश्चन है, तो मैथ का पहला क्वेश्चन ये है कि किसी कक्षा में 70% लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 330 है, तब कुल विद्यार्थी कितने हैं उस कक्षा में। ठीक है, अगर 70% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी, टोटल 100% होते हैं, तो लड़कियों की संख्या कितनी बची, तो लड़की बची 30%। ठीक है, 100 में से 70 माइनस कर दिया तो बची कितनी, 30%। और 30% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 330 दे रखी है, 330। तो हम यहाँ हमें बतानी है यहाँ से 100% की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि टोटल बतानी है, टोटल कितने होते हैं, टोटल होते हैं कुल विद्यार्थी वो 100% होते हैं। 30% की वैल्यू 330 है, तो 1% की निकाल लो, जीरो से जीरो कट कर लो, 3 से कट कर लो, 3 ही करना, 3 इसे काटेंगे, 3 ही करना, 3 3 का 3, यानी कि 1% की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 11 आ गई। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1100, यानी कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं उस कक्षा में, 1100। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर 1100 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन जो आया था वो ये है कि एक बेईमान दुकानदार 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है, यानी कि वो दुकानदार जो तोलता है तो 1 किलो सामान नहीं देता, उसकी जगह पर 900 ग्राम सामान देता है। तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ, तो लाभ तो होगा ही होगा, क्योंकि 1 किलो के वजन के स्थान पर अगर वो 900 ग्राम दे रहा है तो लाभ ही होगा। तो कितने लाभ होगा, देखो 1 किलो में होते हैं 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 की जगह वो 900 ग्राम दे रहा है, तो कितने का लाभ ले रहा है, कितने ग्राम बचा रहा है, वो 100 ग्राम बचा रहा है। अच्छा, लाभ और हानि जो होते हैं वो उस पर होते हैं जितना अपनी जेब से जाता है, यानी कि उसका गया कितना, उसकी जेब से 900 ग्राम गया, तो लाभ जो होगा वो कितने पर होगा, 900 पर होगा। जितने उसकी जेब से जाता है, किसी की जेब से जाता है, उस पर हम लाभ या हानि निकालते हैं। ठीक है, तो 100/900। ठीक है, और परसेंटेज में बताते हैं, तो परसेंटेज लगाने के लिए पहले 100 से गुणा करनी पड़ती है, तो ये प्रतिशत में बताना था। तो अब काट लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो यहाँ पर हो गया ये 100/9। ठीक है, प्रतिशत। और हम इसे 9 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार हो जाएगा, 11 सही 1/9%। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 11 सही 1/9% का क्या हो जाएगा, उसको लाभ हो जाएगा, ये लाभ प्रतिशत आया। ठीक है, अगला देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। किसी बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, बेलन का आयतन बताना है। ठीक है, अगर व्यास 14 सेंटीमीटर है तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना, तब त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर, वो इसकी आधी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। और ऊंचाई दे रखी है एच, एच हमें कितनी दी हुई है, इसकी 2 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हमसे पूछा आयतन, तो आयतन क्या होता है बेलन का आयतन, तो बेलन के आयतन की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता होगा बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई की वैल्यू लगा देते हैं, पाई की वैल्यू होती है 22/7। और आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, आर की वैल्यू आ गई यहाँ से 7, 7 गुणा 7, क्योंकि आर कितनी है, 2 है, तो 2 बार लिखना पड़ेगा 7। और गुणा एच, एच की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, तो 2 लिख देंगे, 7 से 7 कट जाएगा, हम की गुणा कर लेंगे, 22 दूनी 44, यहाँ पर आएगा 44, और गुणा में कितना रह गया, 7 रह गया, ये वाला 22 दूनी 44, और ये गुणा में रह गया 7। 7 से गुणा कर लेंगे, 7 चौक 28 का 8 हासिल लगा 2, 7 चौक 28 और 2 30, तो कितना आ गया, 308 सेंटीमीटर की पावर 3। 3 में आता है ना, क्यूब में आता है आयतन जो आता है, तो आयतन इसका जो आ जाएगा वो 308 सेंटीमीटर की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे कुछ क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है कि चौथे क्वेश्चन में क्या है, ये √2 रेशियो √7, और फिर ये समानुपात का चिन्ह है √21, फिर अनुपात है एक्स क्या होगा। तो आपको बताया कि अगर ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है तो हम अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं और बाहर बाहर वालों की, आपने सीखा भी हो, तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा √2 मल्टीप्लाई एक्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा, √7 मल्टीप्लाई √21 के। ठीक है, तो x जो होगा वो क्या हो जाएगा,
इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7 का ना 7 और 7 दूनी 14, अंडर रूट 147 और अपॉन में क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, और डाटा हो भी सकता है कुछ थोड़ा बहुत, वैसे यही बताया था जिसने भी बताया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु का एमआरपी, एमआरपी मतलब अंकित मूल्य जो है वो 72,000 रुपए, उस पर 20% की छूट दी जाती है तो उसे 10% की हानि होती है। समझ रहे हो, तो उसे 10% की हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य बताना है कि क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि उसने वस्तु को कितने रुपए में खरीदा होगा, ये तुम्हें बताना। सही है, तो अगर 72,000 रुपए की कोई चीज है, 20% की छूट दी जा रही है, तो बेचा कितने जा रहा होगा उसे, तो उसे एसपी निकाल लेंगे, यहां से एसपी करा गया होगा। अगर 72,000 रुपए उसका एमआरपी है, 20% की छूट दी गई है, तो यानी कि 80 में बेचा गया होगा, 80% में 80/100 कर लेते हैं। ठीक है, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसकी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, 800,800, 8 दूनी 16 का 6, हासिल लगा 1, 8 सत्ते 56 और 1 57, तो 57,600 रुपए में क्या करा गया होगा, उसे बेचा गया होगा। लेकिन इतने पर बेचने पर उसे 10% की हानि होती है, यानी कि ये 90 की वैल्यू है, 10% की हानि होती है, 90 की वैल्यू है और हमें कितना पता करनी है, 100 की। तो यानी कि हम कर देंगे 90 और गुणा 100। ठीक है, तो ये जो आ जाएगा हमारा, ये क्या निकल कर जाएगा, ये आ जाएगा हमारा यहाँ से सी। ठीक है, ये 90 की वैल्यू है और हमें 100 की वैल्यू पता करनी है, क्योंकि 10% की हानि हुई है, तो इसका मतलब ये 90 की वैल्यू है और हमें पता करनी है 100 की। तो देख लो, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। अब इसे 9 से काट के देख लेंगे, कट होता है तो 9 छंग 54, 3 बच गया, 9 चौक 36 और कितने जीरो रह गए, 3 जीरो रह गए, 1 2 3, यानी कि उसका जो सीपी होगा वो कितना होगा, 64,000 रुपए। ठीक है, 64,000 क्या हो जाएगा उसका सीपी, यानी क्रय मूल्य कितना जाएगा, 64,000। ये इसका ठीक आंसर है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, कोई ट्रेन 5 घंटे में 240 किलोमीटर चलती है। ठीक है, कोई ट्रेन 5 घंटे में 240 किलोमीटर चलती है, यदि ट्रेन की चाल आधी कर दी जाए, चाल आधी कर जाए तो उतनी ही दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, उतनी ही दूरी। अगर दूरी कांस्टेंट है तो आपको पता होगा क्या होता है फॉर्मूला, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि टाइम और स्पीड एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। अगर पहले टाइम t1 है तो s1 वो हो जाएगा, आपके क्या हो जाएगा, उल्टे हो जाएंगे। टाइम अगर बढ़ेगा तो स्पीड घटेगी और स्पीड घटेगी तो टाइम बढ़ेगा। तो अगर टाइम पहले 5 घंटे था और स्पीड आधी कर दी, दूसरी बार में क्या कर दिया, ट्रेन की चाल आधी कर दी जाए, तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, जितनी ही आप स्पीड को कम करेंगे उसी हिसाब से टाइम बढ़ेगा। तो आप कितना टाइम लगेगा, आप समय लगेगा 10 घंटे। ठीक है, अब समय लगेगा 10 घंटे, क्योंकि दोनों बार दूरी तो सेम है। अगर 5 घंटे टाइम लग रहा था पहले और अब क्या कर दी, चाल को आधी कर दिया, तो कितना हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा उसका। तो 5 घंटे लग रहे थे तो अब कितना समय लगेगा, 10 घंटे लगेंगे उस चाल को चलने, उस दूरी को चलने। ठीक है, अब एक ये लास्ट क्वेश्चन है, इधर मैंने लिखा हुआ है कि 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो इस क्वेश्चन के ऐसे क्वेश्चन को आप देख के जाना, तो 40 और 50 के बीच में आपको पता होगा कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं, तो 41, 43 और 47, तीन ही अभाज्य संख्या आती है इसके बीच में। ऐसे ऐसा अब और भी पूछ सकता है कि 10 से 50 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, 50 से 100 के, तो ये देखकर तुम्हें जानी है। ठीक है, कि कितनी अभाज्य संख्या है। तो आगे अब हम देखने वाले हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं आगे रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन है रीजनिंग का, एफ ए एन को लिख दिया एम जेड यू, आर यू एन को लिख दिया एम एफ आई, तो एम यू डी को क्या लिखेंगे, ये तुम्हें बताना होगा। ठीक है, तो एफ ए एन को एम जेड यू लिखा है, तो देखो कैसे लिखा गया है। तो मुझे लग रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इसके अपोजिट लेटर्स हैं। देखो जब एन का अपोजिट क्या होता है, एन का अपोजिट एम होता है, दोनों मिल करके 27 बनाएंगे, 27, ये 14 पर आता है, 13 पर, दोनों मिलकर 27 बना रहे हैं। ऐसी ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, जेड हो जाता है। एफ का अपोजिट क्या होता है, यू होता है। तो ये अपोजिट्स हैं पीछे की साइड से, ऐसे ही देखो। एन का अपोजिट क्या होता है, एम होता है। यू का अपोजिट क्या होता है, एफ होता है। आर का अपोजिट क्या होता है, आई होता है। तो ऐसे हम कर देंगे, तो डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी का हो जाएगा डब्ल्यू। यू का अपोजिट क्या हो जाएगा, यू का अपोजिट हो जाता है एफ, और एम का अपोजिट क्या हो जाता है, एन, यानी कि डब्ल्यू एफ एन जो था इसका वो करेक्ट आंसर था। ठीक है, अब अगला देखते हैं क्वेश्चन सेकंड, कि 35 को लिख दिया 6 तो 63 को क्या लिखेंगे। ठीक है, 35 को लिख दिया 6 तो 63 को क्या लिखेंगे। तो हमें पता है कि 6 के आसपास, वर्ग के आसपास है ये। जैसे मैं कर दूं, अगर 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर -1 ही तो है ये जो है
6 का स्क्वायर माइनस 1। तो ये जो है ऐसा ही नंबर है, हमें देखना है किसके स्क्वायर के पास है। तो ये है 8 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये वाला जो हो जाएगा वो क्या जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 का स्क्वायर माइनस 1, जैसे 6 का स्क्वायर माइनस 1 था ऐसे ही 8 का स्क्वायर माइनस 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा वाला क्वेश्चन क्या है। तो तीसरा क्वेश्चन है कि 8 को लिख दिया 81, तो 64 को क्या लिखेंगे। 8 को लिख दिया 81 तो 64 को क्या लिखेंगे। तो और भी तरीके हो सकते हैं, डिपेंड ऑन ऑप्शन। ये ऑप्शन क्या है, ऑप्शन पे चीज डिपेंड करती है, लेकिन फिर भी मैं अगर करना चाहूँ तो इसे ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या है, 8 को मैं लिख सकता हूँ, इस 8 को 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 8 आता है। ऐसे 3 की पावर 4 लिख सकते हैं हम 81 को, तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 4। ऐसे ही हम इसे लिख सकते हैं 4 की पावर 3, 4 की पावर 3, 4 चौक 16 चौक 64। तो अब क्या जाएगा 5 की पावर 4। ठीक है, क्योंकि एक का अंतर आया है, एक बड़ा है, तो 5 की पावर 4, 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625, इसका क्या था ठीक आंसर। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं कि 41 52 64 77, तो अब क्या आएगा 77 है। 41 52 52 64, 64 के बाद 77, 77 के बाद क्या आने वाला क्वेश्चन। तो 41 से 52 हुए हैं तो प्लस कितने हुए हैं 11, 52 से हुए हैं 64 तो प्लस हुए हैं 12, 64 से हुए 77 तो प्लस हुए हैं 13। तो अब कितने प्लस होंगे, प्लस कर देंगे 14, क्योंकि पहले 11 प्लस फिर 12 प्लस फिर 13 प्लस अब 14। तो 7 4 11 का एक हासिल लगा, एक 7 और एक 8 और एक 9। ठीक है, तो 91 हो जाएगा इसका ठीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन में क्या है कि 33 कॉमा 47 कॉमा 44 कॉमा 58 कॉमा 56 कॉमा क्वेश्चन मार्क और फिर आगे है 69 क्या होगा। तो देखो जरा मैं बताता हूँ, इसमें डबल क्या बन रही है, डबल सीरीज बन रही है। 33 से 44 कितने प्लस हुए हैं प्लस 11। ठीक है, 44 से 56 कितने प्लस हुए हैं प्लस 12, और 56 से 69 हुए हैं तो प्लस कितने हुए हैं 13। ठीक है, 13। तो पहले 11 12 13 ये तो कंप्लीट हो गई। अब इस वाली को देखते हैं, 47 से 58 प्लस कितने हुए 11। ठीक है, 58 से अब कितने प्लस कर देंगे 12, तो जब हम 12 प्लस करेंगे तो 58 और 12 कितने हो जाएंगे 70। ठीक है, तो 70 क्या था इसका ठीक आंसर था। अगला क्या है, एक व्यक्ति की रैंक, एक व्यक्ति एक पंक्ति में बैठा हुआ है, उस पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं 50 लोग हैं, और उसकी ऊपर से रैंक 17 है तो नीचे से बतानी है। तो अगर ये मैंने बताया था पहले ऑफलाइन क्लासेस में कि अगर टोटल दिए हुए हैं, अगर एक तरफ से उसकी रैंक दे रखी है, अगर दूसरी तरफ से पता करनी है तो टोटल से एक ज्यादा में से उसे माइनस कर देंगे। यानी कि मैं क्या कर देता हूँ, टोटल 50 है तो एक ज्यादा 51 में से अगर 17 माइनस कर दूंगा तो निकल ही आएगी उसकी रैंक दूसरी साइड से। तो दूसरी साइड से कितनी रैंक आ गई 34 आ गई। ठीक है, हाँ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है इसका कि ये है डाइस का क्वेश्चन कि एबीसी और एडीई दे रखा है, हमसे पूछा है कि सी के अपोजिट क्या हो। तो क्या कॉमन है इन दोनों में, हम क्या करते हैं, ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आता है पास से का तो उसमें कॉमन ढूंढ लेते हैं। तो इनमें कॉमन क्या है, तो कॉमन है ए, दोनों में कॉमन ए है, ए इसमें भी है इसमें भी है। अब इसे क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ए के बाद क्या आएगा बी, और बी के बाद क्या आएगा जैसे देखेंगे तो। ठीक है, ऐसे इस वाले को कर लेंगे, क्लॉकवाइज घुमा लेंगे, पहले ए के नीचे ए लिखेंगे क्योंकि कॉमन है, फिर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ए के बाद आ जाएगा ई, और ई के बाद क्या आएगा डी। ये जो है सब आपस में क्या है, ये अपोजिट है। तो इन्होंने पूछा है सी के अपोजिट, तो सी के अपोजिट क्या है डी। ठीक है, तो सी के अपोजिट क्या हो गया डी हो गया, और डी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो ये आज के एनालिसिस थे। ठीक है, एनालिसिस अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, और हम कल भी देखेंगे इसी तरह के एनालिसिस, आगे डेली एनालिसिस मिलते रहेंगे आपको, तो सब्सक्राइब करके रख लेना चैनल को, बेल आइकन भी प्रेस कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।